बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें, एक का पाकिस्तानियों से तो खैर दोनों का ताल्लुक़ है, लेकिन एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से बाहर है और एक का ताल्लुक़ हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया से है। पहले बाहर की ख़बर को हम डिस्कस करते हैं। बड़ी अजीब दास्तान है नाज़रीन, और बड़ी अजीब सी कहानी है। कुछ ऐसा कि जब उसको किसी निजी महफ़िल में डिस्कस किया जाए, दोस्तों के साथ बात की जाए, वैसे उसका ज़िक्र किया जाए तो हैरत होती है। और अल्लाह ताला की जानिब से, कुदरत की जानिब से जो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, उनको ज़ाहिर है कि कोई भी इंसान जो है वो रोक तो नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे कुछ वजूहात, कुछ महर्रकात होते हैं। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले तारकीन वतन की जो एक कश्ती थी वो यूनान के पानियों में डूब गई थी। वो 7 घंटे तक खड़ी रही और बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का वाक़या था कि जिसमें मुबैना तौर पे यूनानी कोस्ट गार्ड्स जो कि बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया। इसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी सवार थे, उसमें से सिर्फ 12 पाकिस्तानी जो हैं उनको बचा लिया गया, और बाकी जो हैं उनके बचने की उम्मीद अब दम तोड़ती जा रही है। ये जो लोग थे, ये बुनियादी तौर पे रिज़्क़ की तलाश में निकले थे, ये अपने हालात को संवारने के लिए निकले थे। इनके हालात ठीक नहीं थे, ये गरीब थे, और अगर ये खुशहाल भी थे तो अपनी ज़िंदगी की उस खुशहाली को कंटिन्यू रखने के लिए, जैसे मैंने पहले अपने प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि अपने मोहल्लेदारों को, अपने शहर वालों को, अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को देखते थे कि जो यूरोप और अमेरिका जाके ऐसे सेटल हुए कि अब बस वहाँ से डॉलर्स और पौंड्स और यूरोस की बरसात होती है। ये भी अपने लाइफस्टाइल को उसी के बराबर करना चाहते थे। वो इन्हीं ख्वाब, उम्मीदों और इस आस को लिए पानियों की नज़र हो गए, वो समुंदर में गर्क हो गए, शहीद हो गए। अब उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और वो आहों और सिसकियों में अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को रोता छोड़ के चले गए। दूसरी जानिब इसी पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अमीर कबीर फैमिली, एंग्रो ग्रुप के मालिक, दाऊद हरकुलिस लिमिटेड के मालिक, और ये जो पोलपर्स का मिल्क आता है और तरंग आता है और एंग्रो की जो खाद है, और शायद उसमें मुबैना तौर पे डॉलेंस कंपनी भी है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके मालिक शहज़ादा दाऊद और शहज़ादा दाऊद के बेटे सलमान दाऊद। अब ज़ाहिर है वो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, और उनके बड़ों की मेहनत थी और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाज रखा। वो एक अरब खरबपति फैमिली है। ये उन फैमिलीज़ में से है कि जिनको शायद खुद भी अपनी दौलत का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं, और शायद उनको ये नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा मौजूद है। इन लोगों को किसी भी ख्वाब, किसी भी हसरत को अव्वल तो होती नहीं, और अगर हो तो उसका पूरा करने के लिए इनके पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं। मुल्की हालात अबतर हैं, मुल्क में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा, लोग गुर्बत के दर की वजह से अपने बच्चों को फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, अदालतें अपने काम में मसरूफ़ हैं, वो ट्रक वसूल कर रही हैं, सियासी जमातें अपने कामों में मसरूफ़ हैं, उन्हें अवाम का कोई ख़्याल नहीं है। और ये जो उमरा हैं, ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है, ये जो लोग हैं, इनके शौक़ बड़े निराले हैं। इनको अचानक बैठे बैठे शौक़ चढ़ा कि क्यों ना हम 1912 में गर्क हो जाने वाले, डूब जाने वाले टाइटैनिक जहाज़ को समुंदर की तह में जाके देखें। अब उसके लिए एक आबदोज़ सर्विस एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, जिसकी जो टिकट है वो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया फ़ी बंदा है। बिल्कुल 7.5 करोड़ रुपया नाजरीन फ़ी बंदा उसकी टिकट है। इन बाप बेटे ने 15 करोड़ रुपए की वो टिकटें लीं, और यहाँ से जो वहाँ गए और जो वो ख़र्चा है वो तो उसके अलावा, खैर उनकी अपनी दौलत है, उनकी अपनी मलकियत है, वो अपने स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं, जो चाहें करें। बहरहाल जब वो उस आबदोज़ में सवार हुए तो तकरीबन 45 मिनट के बाद वो जो आबदोज़ है वो गहरे पानियों में गुम हो गई और लापता हो गई। अब उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो, अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 30 घंटे की रह गई है, और खुदा न खास्ता अगर, चूँकि इस वक्त सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं फ़िज़ाई ज़रियों से भी और बहरी ज़रियों से भी कि उसका खोज लगाया जा सके और उस पता चले कि वो आबदोज़ गई कहाँ और उसको रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि उसमें सिर्फ ये 2 पाकिस्तानी बाप बेटा नहीं थे, उसमें कुछ भारतीय भी थे और दूसरे ममालिक के लोग भी थे।
तो उन सबको रेस्क्यू करना है, लेकिन रेस्क्यू तो तब किया जाएगा जब आप दोस्त का कुछ पता चलेगा। अब दूसरी जानिब जो काउंटडाउन शुरू है वो बड़ा ख़तरनाक है कि 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, और अगर 30 घंटे में ये तलाश कामयाब नहीं होती और ज़ेरे समंदर पानियों के अंदर वो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है, तो मैं अपनी ज़ुबान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि क्या होगा। बहरहाल वो अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है, मोजज़े अल्लाह ताला की ज़ात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक रुख है हमारे उस माशरे का कि इनकी कंपनीज़ के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे यकीनी तौर पे कि जिनके घरों का चूल्हा बड़ी मुश्किल जलता होगा, जिनकी बेटियां इस वजह से रिश्तों के बगैर बैठी होंगी क्योंकि उनकी शादी और उनके जहेज़ के लिए पैसे नहीं है। हो सकता है ये लोग, और यकीनन ये लोग वेलफेयर के बड़े काम करते होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक मुल्क की दो मुख्तलिफ़ क्लासेस की कहानी है। दोनों ही समंदर में है, एक के बच जाने की उम्मीद है और एक के बच जाने की उम्मीद दम तोड़ चुकी है। एक उन पैसों को कमाने गए थे जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें, और एक के जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है वो उन्हीं समुंदर के पानियों में गर्क हुए जहाज़ को देखने गए थे। अब से 30 घंटे के बाद क्या सूरत हाल होगी और हम आपको खुशी की खबर दे रहे होंगे, या शायद वो खुशी खुदा न खास्ता नहीं होगी, ये बात की बात है। लेकिन इसी मुल्क में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जो दो तरह की क्लासेस हैं उनकी मुँह बोलती तस्वीर, उनकी कहानी इन दो मुख्तलिफ़ वाक़यात में है, जो दोनों वाक़यात समंदर के हैं। आज दूसरी कहानी, दूसरा वाक़या ये हुआ कि जिसकी पेशन गोई की जा रही थी। हमने कल भी आपसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से बात की थी कि बड़े बाअसूल आदमी हैं। आज अदालत में वो जो 9 रुकनी बेंच था जो मिस्टर बंदयाल चीफ़ जस्टिस साहब ने बनाया था, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद भी मौजूद थे। और ये जो हमारे दो भगोड़े पीपल्स पार्टी के एतज़ाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, ये भी वहाँ मौजूद थे, जो कि बुनियादी तौर पे पटिशनर हैं। केस ये है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके अंदर सिविलियन को नहीं लेके जाना चाहिए, उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए, उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सिविल अदालतों में ही मुकदमा चलना चाहिए। अब सिविल अदालतें जो हैं वो जिस भी लेवल की हों, वो कितनी जानिबदार हैं या गैर जानिबदार हैं, उसमें पेंडिंग केसेस की तादाद क्या है, हमारे यहाँ अदालती रिफॉर्म्स कितनी सी हुई हैं, हमारे यहाँ फौरी इंसाफ कैसे मिलता है या नहीं मिलता है, हमारे यहाँ ट्रक कितने चलते हैं, हमारे यहाँ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान केस को कितना लटकाते हैं, और लाखों की तादाद में पूरी अदलिया के अंदर जो लोग एड़ियाँ रगड़ते हैं, जो सिसकते हैं, जिनकी नस्ल दर नस्ल अदालतों में धक्के खाती है, जो बेगुनाह कैद हो जाते हैं, जिनकी जमा पूंजी, जिनकी ज़मीनें, जिनकी जायदादें, जिनके ज़ेवरात, जिनका पैसा लुट जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो पटिशनर ये कहते थे कि उन्हीं अदालतों में 9 मई के शरपसंदों को भी लाया जाए, फ़ौजी अदालतों में ना लाया जाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज बड़ा दबंग किस्म का, जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, ज़ाहिर है उनको बाकायदा चीफ़ जस्टिस गो के जो तारीख़ है वो 16 सितंबर है, तो 2.5 महीने तक तो आप ये चूहे बिल्ली का खेल जो है वो देखेंगे, और ये तमाशा आपको नज़र आएगा कि आइन पसंद और गैर आइन पसंद, और ये वाला धड़ा और वो वाला धड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन शायद फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद होगी जब मुअज़्ज़िज़ तरीन चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। तो चीफ़ जस्टिस के बनाए हुए इस बेंच में आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, उन्होंने माजरत कर ली। उनको देख के लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी खुशी का इज़हार किया, हो सकता है उनको गुड टू सी यू कहा हो, तो उस पर उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में कहा कि जनाब ये आप खुशियाँ ना मनाएं, और अगर ये मेरे आने को आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो ये बाहर जाके सेलिब्रेट कीजिएगा, और मैं अपने उस हलफ का पाबंद हूँ जो मैंने उठा रखा है। और जब तक 184(3) का फ़ैसला नहीं होता, यानी वो जो सो मोटो के हवाले से आप खुद नोटिस के हवाले से जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसके ऊपर जस्टिस बंदयाल ने स्टे दे रखा है, तो उन्होंने बड़ा साफ अंदाज में ये कहा कि जनाब जब तक कि वो स्टे वहाँ से नहीं हटता तो हर किस्म के बेंच की जो तश्कील है वो गैर कानूनी है। गोया उन्होंने पहला धचका जस्टिस बंदयाल को ये कह के दे दिया कि आपने ये जो बेंच बनाया है जिसमें मुझे भी शामिल किया, ये गैर कानूनी। तो मैं इस बेंच का केस सुनने से माजरत करता हूँ। उस पर लतीफ़ खोसा साहब को अचानक पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का ख्याल है। उन्होंने कहा जी देखिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मामला है और घर के अंदर मसाइल होते ही रहते हैं, तो
जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा दोनों ने उनसे ये कहा कि आपको ये 25 करोड़ आवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया और आज आपको ये बड़ा ख्याल इसका आ गया है। तो 25 करोड़ आवाम के ख्याल की बात को छोड़ें, एतज़ाज़ अहसन साहब ने उसमें कहा कि घर के अंदर मुख्तलिफ मामलात उल्टे सीधे हो जाते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा ने उनको जवाब दिया कि एतज़ाज़ अहसन साहब, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन ये घर नहीं है, ये अदालत है, तो इसको आप अदालत ही रहने दें, इसको आप घर ना बनाएं। मैं अपने हलफ का पाबंद हूँ। तो अपना सा मुँह लेके रह गए होंगे वो दोनों पटिशनर्स, लतीफ़ खोसा और एतज़ाज़ अहसन, जो अब इस पीराना साली में उम्र के इस हिस्से में अपनी जमात से गद्दारी करके दूसरी शाख पे जा बैठे हैं। तो बहरहाल इनका चेहरा बड़ा वाज़ेह है और ये कोई नए चेहरे तो नहीं है कि इनसे कोई अच्छाई की या कोई तब्दीली की या कोई इनकलाब की उम्मीद रखी जा सकती है, या ये कोई अवामी आदमी है या अवामी बात करेंगे। इनका तारुफ़ क्या है वो सारे लोग जानते हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के इस मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पे उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने भी इस बेंच से उठने से माज़रत कर ली। गोया समाअत से पहले ही ये जो बेंच है वो टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि टोटल 17 जजेज़ हैं, 17 जजेज़ में से आपने 9 का बेंच बना दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक फ़ैसला दे देते हैं और उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील आ जाती है, तो पीछे तो 8 जजेज़ हैं, तो क्या ज़्यादा वाले फ़ैसले की अपील आप कम वालों को करेंगे? आप ये कैसे करेंगे? ये आपने क्या किया है? तो ये जो एक चालाकी की गई थी, उस चालाकी का जवाब मिल गया। दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस बेंच से उठ गए। उन्होंने इस बेंच को बेंच ही तक तस्लीम नहीं किया और ये बेंच टूट गया। जस्टिस मिस्टर बंदयाल ने उसके बाद 7 रुकनी बेंच एक तश्कील दिया है और वो अभी थोड़ी देर में समाअत करेगा। अब समाअत जो भी हो और उसका फ़ैसला जो भी हो, लेकिन चीफ़ जस्टिस बनने के बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, उनका ये पहला कदम था जो आइन और कानून और अपने हलफ के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। और इससे अब एक बहुत बड़ी उम्मीद है, इससे अब एक बहुत बड़ा यकीन है कि ये जो तमाशा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और जो धड़े के लोग और ये सारे, इनके लिए ये जो अपने साथ मुज़ाहिर नकवी को बिठा के फ़ौज को खामोश पैगाम दिया करते थे, आज इनके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 16 सितंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदलिया यकीनन बेहतरी के रास्ते पर गामज़न होगी। हम तो इसी की उम्मीद कर सकते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वो जो जिनके केसेस अदालतों में हैं, जो कि साल हर साल केसेस भुगतते हैं और जिनको इंसाफ नहीं मिलता और जिनकी सुनी ही नहीं जाती, जिनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। यहाँ पे सियासी मुकदमात से, अपने मनपसंद लीडर्स को नवाजने से, अपने वो लीडर्स की जिनकी शक्लें अच्छी ना लगती हैं उनको नाअहल करने से, उनको जेलों में भेजने से और अपने पसंदीदा और प्यारे लीडर्स को रेस्ट हाउसेस में भेजने के अलावा, उनको मर्सिडीज़ गाड़ियों पे बुलाने के अलावा, उनको गुड टू सी यू कहने के अलावा, उनको रात को 10-12 दोस्तों के साथ अच्छा गपशप करने, कैरम खेलने और चेस खेलने और लूडो खेलने के मशवरे देने के अलावा किसी और चीज़ से फुर्सत मिले, तो वो तमाम लोग जो हैं वो उनको भी इंसाफ मिले कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये बात दोबारा से अदालत में की। उन्होंने कहा कि देखिए 184(3) के हवाले से तो जो केसेस हैं वो तो अब तब तक हम लोग नहीं सुन सकते कि जब तक कि वो हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर से ख़त्म नहीं हो जाता या उसका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत से केसेस हैं, उसके अलावा भी तो हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो तकरीबन 54-55 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं, या मातहत अदालतों के अंदर जो लाखों केसेस पेंडिंग हैं, उनका तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या सुप्रीम कोर्ट आर्डर एंड जजमेंट रिव्यू बिल जो है उनसे तो कोई ताल्लुक़ नहीं। वो तो आम केसेस हैं, तो उनको तो सुन सकते हैं, उन लोगों को तो इंसाफ दे सकते हैं। वो जिस डॉक्टर राहील की कहानी मैंने आपको चंद दिन पहले सुनाई थी, ऐसे जो बहुत से डॉक्टर राहील हैं जो आज अभी देखिए यहाँ इस स्टूडियो में, और कल भी यही हालात थे कि मैं पसीने से शराबूर हूँ और आपसे बात करते हुए मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ठंडक के तमाम ज़राए मौजूद हैं, लेकिन वो जो बेगुनाह बैठे हैं, वो जो इस चिलचिलाती धूप में और इस शदीद गर्मी में सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि उनका भी केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए, क्योंकि
हर मुलजिम को मालूम होता है कि वो मुजरिम है या बेगुनाह, तो वो कि जिन्हें मालूम है कि वो मुजरिम नहीं है, वो बेगुनाह है, और उनको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे दी जाती है, तो वो है बुनियादी तौर पे हमारा अलमिया। इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, जहांगीर तरीन हो, इनकी नाअहली हो, इनका अहल होना हो, ये तो एक क्लास है जिसने अदालतों में जाना होता है, वहाँ से रिलीफ लेने होते हैं, और ये तो फिर भाग भी पड़ते हैं। आपने बहुत से लोगों को भागते हुए भी देखा है। असल इंसाफ तो उनको चाहिए जिनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है। तो उसके हवाले से जो कुछ अदालतें कर रही हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, ही इज़ द पर्सन के जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक आपको याद होगा कि इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा कि इनकी मिसेस की जो ख़ानदानी जायदाद मैडम सरीना ईसा की थी, उसको बुनियाद बना के फिर जिस तरह से इनको अदालतों में ज़लील किया गया, और ये मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान उन पे ₹1 की करप्शन जो है वो साबित नहीं कर सके। अपनी पूरी तमाम तर जो है वो ताकतें उन्होंने लगा दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि करप्शन थी नहीं। तो अब वही साफ़ सुथरे आदमी कि जो अब बाकायदा अदालतों की जानिब से भी साफ़ सुथरे करार पा चुके हैं, जब वो 16 सितंबर के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पे होंगे और उस कुर्सी पे बैठेंगे, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इंसाफ जिसकी ज़रूरत माशरती तौर पे है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।